मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको शब्द विचार पढ़ाने वाली हूँ। शब्द विचार वास्तव में शब्द एक अपने आप में आर्ट है, कला है, जो शब्दों के संयोजन की कला को सीख गया, वह बोलने की जादूगरी को सीख जाएगा। शब्दों का कब, किस समय और किस तरह प्रयोग करना है, जो व्यक्ति इस कला में जितना निपुण होता है, उतना ही वह अच्छा कुशल वक्ता माना जाता है। अच्छे वक्ताओं के लिए अच्छे कैरियर के द्वार खुले रहते हैं। जो अच्छा नरेटर है, जो अच्छा संवाद बोलने वाला है, उसके लिए संवाददाता की पोस्ट, प्रख्याता की, प्रवक्ता की पोस्ट उसका इंतजार कर रही होती है। बच्चों, बाहें पसारे, कल का कैरियर उनका इंतजार करता है। शब्द विचार, शब्दों की कला, शब्दों की जादूगरी को सीखना, अपने जीवन को कुशलता की ओर आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चों, वर्णों, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उन वर्णों से बनकर मिलकर बनने वाले शब्द ही शब्द विचार कहलाते हैं। आप शब्दों में देखेंगे, यहाँ मैंने आपको राम पहले नंबर पर लिखा है और रामचंद्र जी का चित्र बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, जब आप कुछ सार्थक ध्वनियों का इस प्रकार प्रयोग करें कि उससे एक सार्थक अर्थ अभिव्यक्त हो, उसे ही शब्द कहते हैं। सीता कहते ही आपके मन मस्तिष्क में सीता की आकृति उपस्थित हो जाती है, आ जाती है। इसे ही हम शब्द कहते हैं। हनुमान कहते हैं ही हनुमान की आकृति आपके समक्ष आ जाती है। कमल कहते ही कमल का सुंदर खिला हुआ पुष्प आपके मन मस्तिष्क में आ जाता है। घर कहते ही घर की आकृति आ जाती है। माता पिता कहते ही आप माता पिता के बारे में सोचने लगते हैं। इस तरह आपने देखा कि शब्द क्या हैं। शब्द जो हैं वे वर्णों के संयोग से बनने वाले शब्द हैं, जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं। ऊपर आपने बहुत से वर्णों को लिखा हुआ देखा, जैसे स, म, द, ब, ज, प, ह, र, म, क। ये हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, परंतु इनके संयोग से कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए ये निरर्थक हैं। वर्णों का वह समूह जिससे एक सार्थक अर्थ प्रकट होता है, उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर के वर्णों से ही स, र, ग, म को जब एक साथ रखेंगे तो इससे निकलने वाली ध्वनि का अर्थ संगीत होता है। ऐसे ही क, म, ल ध्वनियों को जब हम एक साथ बोलेंगे, तब इसके बोलते ही एक पुष्प की आकृति तुरंत दिमाग में उत्पन्न हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सार्थक ध्वनियों का समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करता है, उसे शब्द कहते हैं। इस तरह हम शब्द की परिभाषा के लिए कह सकते हैं, सार्थक वर्णों का समूह जिससे एक सार्थक अर्थ प्रकट होता है, उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, घर, कदम, कमल व उपरोक्त सभी शब्द जिनके द्वारा मैंने अभी तक आपसे बात की, ये सभी शब्द हैं। शब्द कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं, तभी हम अपने भावों की अभिव्यक्ति इन शब्दों को संयोजित करके कर पाते हैं। शब्द के भेद। वर्तमान समय में हिंदी शब्दावली एक समृद्ध शब्दावली है। हमारी मातृभाषा हिंदी का विकास
संस्कृत से हुआ है, अतः इसमें प्रयुक्त हिंदी के शब्द भी अधिकतर संस्कृत से ही आए हुए हैं। कुछ शब्द तो संस्कृत से सीधे अपने उसी रूप में हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे और कुछ हिंदी तक का सफर पूरा करते करते अपना रूप बदल दिए। भारत भूमि की समृद्धि से प्रभावित होकर बहुत से विदेशी व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत भूमि पर आते रहे और समय समय पर आकर अपना प्रभुत्व भी स्थापित करते रहे। कभी व्यापार तो कभी शासक के रूप में प्रभुत्व जमाए रहे। विदेशियों के आगमन के प्रभाव स्वरूप हमारी भारतीय भाषाओं में बहुत से विदेशी शब्द आ मिले और ऐसे घुल मिल गए कि वे हिंदी के ही होकर रह गए। व्यक्ति अपने नवीनीकरण व शोधात्मक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप नए नए शब्द गढ़ता भी रहता है और नए शब्दों का निर्माण भी करता रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी में कई तरह के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं और इन शब्दों को कई आधारों पर बांटा भी गया है। शब्द के भेद आप देखेंगे कि शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, जहां से हमारी हिंदी निकली है वहीं से बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए। हम हिंदी को कहते हैं संस्कृत इसकी जननी है, संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है हमारी हिंदी। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हमारे संस्कृत से ही आ गए हैं। इस तरह उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों के 4 भेद देखते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन हिंदी तक का सफर तय करते करते जिन्होंने अपना रूप थोड़ा बदल दिया उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज वे शब्द हैं जो किसी प्रांत राज्य विशेष से आए हुए शब्द हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। और विदेशी वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के परिणाम स्वरूप हमारी हिंदी में आकर मिल गए हैं। दूसरा आधार है रचना के आधार पर। शब्दों को हम 3 भागों में बांटते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द हैं जो अपने रूप और अपने अर्थ में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यौगिक वे शब्द हैं जो 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से नए शब्द बना लिए गए हैं। योग रूढ़ वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं और अपना मूल अर्थ छोड़कर नए अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, अपना नया ही अर्थ उन्होंने ग्रहण कर लिया है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तीसरा आधार हम करते हैं प्रयोग के आधार पर। जब हम कहते हैं कि सार्थक वर्णों का सार्थक समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। वास्तव में शब्द और जो शब्द हैं जो एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं उन्हें हम सार्थक कहते हैं। और कुछ एक ऐसे शब्द भी हमारी भाषा में आ मिले हैं जो निरर्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे टे, में, से। इस तरह के जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं इन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। बच्चों, इसी तरह प्रयोग के आधार पर हम कुछ शब्दों का सार्थक जो शब्द हैं, कुछ हमारे सामान्य शब्द होते हैं हमारी भाषा में घुले मिले जो आम लोग बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं, तो कुछ शब्दावली ऐसी भी है जो वैज्ञानिक जिनका प्रयोग करते हैं, जो बड़े बड़े तकनीकी शब्द हैं
पारिभाषिक शब्द हैं उन्हें ही तकनीकी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द तकनीकी होते हुए भी सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें अर्ध तकनीकी कहते हैं। इन्हें ही हम प्रयोग के आधार पर आगे चलकर पढ़ते हैं। अभी तो आप सिर्फ इतना समझिए कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। चौथा भेद है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शब्द कब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और का रूप इस्तेमाल कर रहे हैं, कब शब्द अविकारी हैं, कब संज्ञा, लिंग, वचन आदि के अतिरिक्त संबंध बोधक जितने भी अव्यय कहे गए हैं, 5 तरह के अव्यय हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये सभी अविकारी होते हैं। ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, जबकि विकारी शब्द जो हैं वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। ये निरंतर अपना रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। इन्हें हम पढ़ते हैं व्याकरणिक प्रकार्य के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर जैसा कि आप सभी लोग पर्यायवाची, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द और समरूप भिन्नार्थक शब्द आप याद करते रहते हैं परीक्षा के लिए, और आप परीक्षा में अच्छे अंक भी ले आते हैं। इन्हें हम अर्थ के आधार पर बांटते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, एक शब्द कमल है और इसके अनगिनत आपको अर्थ देने वाले अनेक शब्द मिल जाएंगे। ऐसे ही एकार्थक जो एक ही अर्थ को लिए हुए हैं, अनेकार्थक एक शब्द कई अर्थ को लिए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद नहीं है, अतः उसे छोड़कर बाकी 4 को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले नंबर पर उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द भेद। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, किंतु कालांतर में हिंदी की शब्दावली में संस्कृत के अतिरिक्त संस्कृत शब्दों के बिगड़े रूप, कुछ स्थानीय नए बने शब्द, कुछ दूसरी भाषाओं के शब्द और कुछ 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द जुड़ते चले गए। अतः हिंदी शब्दावली में आने वाले सभी शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशज शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। इस तरह हम कह सकते हैं जिस भाषा से वह हिंदी में आया है वह अपने उसी रूप में यदि हिंदी में प्रचलित है तो तत्सम शब्द कहलाएगा। इस तरह से देखा जाए तो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि तमाम दूसरी भाषाओं से आने वाले शब्दों को भी तत्सम कहा जाना चाहिए, परंतु तत्सम शब्द सिर्फ संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्दों को ही कहते हैं। यहाँ कुछ तत्सम शब्द दिए जा रहे हैं: सत्य, प्रकाश, कर्म, ग्राम इत्यादि शब्द। तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है उससे जन्मा अथवा उससे बना। तत् मतलब उससे, भव मतलब जन्म लेना, बनना। संस्कृत शब्दों के मूल रूप से परिवर्तित होकर बनने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण, ज्योति से ज्योत शब्द ज्योति तत्सम है, ज्योत शब्द तद्भव है, लेकिन आप प्रकाश शब्द को न ही तद्भव शब्द नहीं कह सकते। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, दुग्ध से दूध आदि अनेकों शब्द तद्भव शब्दों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। बच्चों, इन्हें आप समझें। कर्म, काम, कंकड़, कंगन, अंधकार, अंधेरा,
आम्र आम, अग्नि आग, दंड डंडा, नासिका नाक, प्रस्तर पत्थर, स्वप्न सपना, कोकिल कोयल, हस्त हाथ, भातृ भाई, मातृ माता, कर्ण कान, अक्षर आखर, अग्नि आग, आश्चर्य अचरज, उलूक उल्लू, कज्जल काजल, कपाट किवाड़, कंकड़ कंगन, कच्छप कछुआ, कार्य काम, कर्ण कान, कपोत कबूतर, कातर कायर, अद्रक अदरक, अग्र आगे, अहिफेन अफीम, अट्टालिका अटारी, अमृत अमी, अद्य आज, अर्ध आधा, अज्ञान अनजान, अर्ध आधा, अज्ञान अनजान, अष्ट आठ, अंबा अम्मा, अस्थि हड्डी, आश्रय आसरा, आम्र आम, आशीष आशीष, ओष्ठ्य ओष्ठ ओठ, उपर्युक्त उपरोक्त, इक्षु ईख, गर्दभ गधा, गृद्ध गीध, गौर गौरा, गोधूम गेहूं, ग्राम गांव, गणना गिनती, गृह घर, घंट घंटा, घृत घी, चर्म चाम, चैर चोर, चर्मकार चमार, चूर्ण चूरण, चैत्र चैत, चंचू चोंच, काष्ठ काठ, कुठार कुल्हाड़ा, कुंभकार कुम्हार, कुमार कुंवर कुंवारा, कुष्ठ कोढ़, कटु कड़वा, कर्पूर कर्पूर कपूर, कूप कुआं, कृष्ण किशन, कृपा कृपा, धैर्य धीरज, धूम्र धुआं, मिष्ट मीठा, मित्र मीत, नृत्य नाच, निद्रा नींद, पक्ष पंख, पंच पांच, पत्र पत्ता, पानीय पानी, पाद पांव, पुत्र पूत, पितृ पिता, पौत्र पोता, प्रस्तर पत्थर, पृष्ठ पीठ, छिद्र छेद, छत्र छतरी, जिह्वा जीव, जंघा जांग, ज्येष्ठ जेठ, त्वरित तुरंत, दस दस, दुग्ध दूध, दधी दही। बच्चों, देशज शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी आ गए जो न रूप बदल कर बने हैं, न ही विदेशी भाषाओं से आए हैं, अपितु आवश्यकता अनुसार जो आसपास के राज्यों में बोले जाने वाले शब्द हैं वहां से ले लिए गए हैं। ये शब्द स्थानीय रूप में प्रचलित थे, फिर भाषा में शामिल कर लिए गए। देशज शब्द अधिकतर प्रांत विशेष से आए हुए शब्द हैं। उदाहरण: गठरी, गोड़, झोपड़ी, पेट, सोटा, गट्ठर, पगड़ी, झोला, खिचड़ी, ठेठ, टांग, डिबिया, चंट, लोटा इत्यादि शब्द। कुछ देशज शब्द ध्वन्यात्मक व अनुकरणात्मक भी होते हैं, जैसे खटखट, फटाफट, चू चू, टेटे, पिलपिला इत्यादि शब्द। विदेशी शब्द: कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आकर इस तरह घुल मिल गए हैं कि वे हिंदी के ही लगने लगे हैं। विदेशी भाषाओं के प्रभाव स्वरूप आए हुए शब्दों को ही विदेशी शब्द या आगत शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मनी, पश्तो, पुर्तगाली आदि अनेक भाषाओं के शब्द जमकर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ शब्द तो हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि वे दूसरी भाषाओं के शब्द लगते ही नहीं हैं। उदाहरण: कलम, पेन, मेट्रो, ट्रेन, कार इत्यादि शब्द ऐसा लगता है मानो ये हिंदी के ही हों। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द निम्नलिखित हैं: अंग्रेजी, स्कूल, क्लास, बैग, बैज, कैंप, शर्ट, पैंट, ट्राउजर, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल, डायरी, ड्राइवर, कॉलेज, पार्टी, चॉकलेट, टिफिन, चिमनी, चाय, मील, मोटर, क्रीम, डाई, डिग्री, मशीन, गैस आदि शब्द अंग्रेजी के हैं जो कि हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं लगता है कि ये हिंदी के ही शब्द हों। अरबी फारसी के शब्द: अरबी फारसी के शब्द में पहला हिंदी का है तो दूसरा अंग्रेजी है। गरीब, दरोगा,
अदालती, जिला, जहाज, मसाला, कागज, मुंशी, दफ्तर, कैंची, अखबार, इंतजार, इम्तिहान, औरत, कानून, रिश्वत, जुलूस, मजदूर इत्यादि शब्द अरबी और फारसी के आए हुए शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द इस्पात, इस्त्री, कनस्तर, पादरी, फीता, गमला, बाल्टी, अलमारी, साबुन, संतरा, तौलिया, कप्तान, गलीचा इत्यादि शब्द पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हैं। चीनी भाषा के शब्द चाय, पटाखा, चीन, लीची, तूफान इत्यादि। फ्रांसीसी भाषा के आए हुए शब्द कारतूस, अंग्रेज, काजू इत्यादि शब्द हैं। जापानी भाषा का भी शब्द है रिक्शा। संकर शब्द, संकर मतलब जो दो भाषाओं को मिलाकर बना लिए गए हैं, जैसे टिकट घर, टिकट प्लस घर, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल यात्रा, रेल प्लस यात्रा, टिकट बाबू। इन सभी शब्दों में पहला शब्द अंग्रेजी का है और दूसरा शब्द हिंदी का है। ऐसे ही तहसीलदार शब्द में पहला अरबी का है तो दूसरा फारसी का है। फूलदान शब्द में पहला हिंदी का है तो दूसरा फारसी का है। लाठी चार्ज शब्द में भी लाठी हिंदी का है तो चार्ज शब्द अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है। मेरे बच्चों, आपने अभी तक उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 वर्गीकरण देखे, जिसमें आपने तत्सम जो कि संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, तद्भव जो संस्कृत के ही हैं पर हिंदी तक आते आते अपना रूप बदल चुके हैं, देशज जो प्रांतीय भाषाओं के प्रभाव स्वरूप हमारी भाषा में आ मिले हैं, और विदेशज जो विदेशी भाषाओं के प्रभाव स्वरूप हमारी हिंदी में आ मिले हैं। इसे आपने अभी पढ़ा। अब आगे मैं आपको रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाने वाली हूँ। हमारी भावाभिव्यक्ति शब्दों पर ही आधारित होती है। शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम सभी स्वतंत्र होते हैं। कभी तो शब्द अपने पूर्ण रूप में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो कभी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं। कभी उपसर्ग प्रत्ययों के सहयोग से तो कभी संधि की प्रक्रिया से नए शब्दों का निर्माण करते रहते हैं। शब्दों का हम किस रूप में निर्माण कर रहे हैं, इस आधार पर शब्दों के कुल 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो योग से नहीं बने हैं और जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: दिन, रात, पुत्र, शिक्षा, दीक्षा, गाय, रोटी, किताब, दूध, कुर्सी, मित्र, तारा, चांद इत्यादि शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, जबकि यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्दों को कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। हिंदी में इन शब्दों की रचना निम्न प्रकार से की जा सकती है: उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय, उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय, मूल शब्द प्लस मूल शब्द। सर्वप्रथम उपसर्ग प्लस मूल शब्द का उदाहरण देखें। सुपुत्र, अन्याय, सु प्लस पुत्र, अ प्लस न्याय, कु प्लस मार्ग कुमार्ग, सु प्लस मार्ग सुमार्ग, अव प्लस गुण अवगुण, भर प्लस पेट भरपेट, उप प्लस वन उपवन, अध प्लस खिला अधखिला, गौ प्लस मुख गौमुख, हरि प्लस द्वार हरिद्वार, हिम प्लस आलय हिमालय, हिम स्खलन हिम प्लस स्खलन, हिमपात
हिम प्लस पात घुड़दौड़, घुड़ प्लस दौड़ घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार, अपमान अप प्लस मान, तत्काल तत् प्लस काल, असत्य अ प्लस सत्य, सुपाठ सु प्लस पाठ, सुनाम सु प्लस नाम, सुमति सु प्लस मति इत्यादि अनेकानेक शब्द हैं जो उपसर्ग और मूल शब्द को मिलाकर बना लिए जाते हैं। मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर मिलनसार, मिलन प्लस सार, अच्छाई अच्छा प्लस आई, पालना पाल प्लस ना, गर्मी गरम प्लस ई, चांदनी चांद प्लस नी, बढ़िया बढ़ बढ़ी बढ़ प्लस इया, बचपन बच्चा प्लस पन, दयालु दया प्लस आलू, थकान थक प्लस आन, राष्ट्रीय राष्ट्र प्लस ई, कोचवान कोच प्लस वान इत्यादि शब्द उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय को मिलाकर भी कुछ शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखें, उप प्लस देश प्लस अक उपदेशक, सत प्लस जनता प्लस जन प्लस ता सज्जनता, दुर प्लस भाग्य प्लस पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण, सह प्लस कर्म प्लस ई सहकर्मी, बे प्लस ईमान प्लस ई बेईमानी। मूल शब्द प्लस मूल शब्द उदाहरण महात्मा, प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य, लाल मिर्च इत्यादि शब्दों के योग से यौगिक शब्द बना लिए जाते हैं। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनकर किसी खास अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं या किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण पंकज, पीतांबर, नीलकंठ, दशानन, महावीर, एक दंत, मुरलीधर, नीलांबर, श्वेतांबरा, तिरंगा। आप यहाँ देखेंगे पंकज शब्द दो शब्द पंक प्लस ज से बना हुआ है। पंक मतलब होता है कीचड़, ज मतलब होता है उत्पन्न, जो कीचड़ में उत्पन्न हो। पर आप पंकज शब्द का प्रयोग कमल के लिए ही करते हैं। पीतांबर शब्द के लिए आप देखेंगे पीत प्लस अंबर, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, आसमान को भी कहते हैं, पीला आसमान या पीला वस्त्र। पर पीतांबर श्री कृष्ण के लिए या विष्णु भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है। नीलकंठ, नीलकंठ या तो मोर को कहते हैं या शिव जी को कहते हैं। दोनों के ही गले नीले होने की वजह से नाम पड़ा नीलकंठ। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण 10 आनंद की वजह से नाम पड़ा दशानन। महावीर, महान है जो वीर अर्थात आप हनुमान जी को कहते हैं, महावीर स्वामी का भी नाम है। एक दंत, एक दांत है जिसके आप गणेश जी को कहते हैं। मुरलीधर श्री कृष्ण को कहते हैं। नीलांबर आप आसमान को कहते हैं। श्वेतांबरा सरस्वती जी को कहते हैं। तिरंगा आप भारतीय ध्वज को कहते हैं। इस तरह आप योग रूढ़ शब्दों में देखेंगे कि ये सभी शब्द अपने अर्थ को छोड़कर एक अलग ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। बच्चों, अगला भेद हम प्रयोग के आधार पर देखेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जबकि कुछ ध्वन्यात्मक व अनर्गल बिना किसी अर्थ के जो शब्द होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। इस तरह वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। सार्थक शब्द जैसे घर, नल, चल, कमल, तमाम तरह के शब्द, निरर्थक शब्द सनसन, टेटे, मेमे, कोको, डेडे इत्यादि तरह के शब्द। सार्थक शब्दों के वाक्य में प्रयोग के ही आधार पर शब्दों के 3 और भेद किए जाते हैं, जिन्हें सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द कहा जाता है।
सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो आम आदमी अपनी बातचीत के दौरान अक्सर प्रयोग करता रहता है। वे शब्द अपने मूल अर्थ को लिए रहते हैं, जैसे बच्चा, गाना, माता, पिता, राग, मन, छात्र, छात्रा इत्यादि शब्द। तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। विज्ञान, तकनीकी व कंप्यूटर जगत में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं, जैसे धारा, खाता, अणु, परमाणु, न्यायविद, संविदा आदि शब्द। अर्ध तकनीकी उन शब्दों को कहते हैं जो पारिभाषिक शब्द होते हुए भी आम आदमी के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे ऊर्जा शब्द अंग्रेजी के एनर्जी शब्द का पर्याय है, जबकि इसका सामान्य अर्थ काम करने की शक्ति या मन का आनंद लगाया जाता है। ऐसे अनगिनत शब्द हैं जैसे गति, घर्षण, पदार्थ, रस, बल इत्यादि शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण अपनी बातचीत में लाक्षणिकता का पुट लाने के लिए कई बार हम एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसी भाव व अर्थ वाले दूसरे शब्दों का भी प्रयोग करते रहते हैं। कई बार विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कई बार समरूप भिन्नार्थक शब्दों का, तो कई बार अनेकार्थक शब्दों का, तो कई बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर अपने वाक्यों में सुंदरता लाने का प्रयास करते हैं। इस तरह अर्थ के आधार पर शब्दों के अंतर्गत आप देखेंगे पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समरूप भिन्नार्थक, समानभाषी व अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आप पढ़ते व याद करते हैं। इन सभी शब्दों को पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है आपको अपने अंदर शब्द सामर्थ्य की समृद्धि करना। जब आपकी शब्दावली, शब्द सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि आप अपनी बातचीत में किसी भी बात को बखूबी वर्णित कर सकेंगे। किसी भी विषय पर बोलने के लिए कह दिया जाए, आप बखूबी बोल सकेंगे, खूब अच्छे तरीके से आप अपनी बात को समझा सकेंगे। इसके साथ ही आप अच्छे कुशल वक्ता हैं, तब भी आपको लोग पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। लोगों को यही अच्छा लगता है कि वे जिससे बात करें वह उनकी बातों को समझे और स्वस्थ मन से उन बातों का अर्थ ग्रहण करे।